Hello viewers, I am Deepthi on your repeated demand for Geography ICSE Class 10. Today I am going to cover a video on Give Geographical Reasons from two important chapters of ICSE Class 10 Geography, which are Soil Resources and Natural Vegetation. So starting with reasons only. Dry farming is preferred in areas with red soil, and the answer which I am going to tell you is according to the marking scheme given by board only. Red soil is coarse-grained, friable, and does not retain moisture. Hence, dry farming is preferred in areas of red soil. बेसिकली आपको उसकी करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है और जैसा भी रीजन आएगा उसके अंदर जो सुटेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपने डालनी है. जैसे रेड सॉइल इज कोर्स ग्रेन मतलब मोटा दाना होता है, फ्राइबल एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर को रखती नहीं है. Hence, dry farming is preferred in areas of red soil. Now, next is wind is a common agent of soil erosion in arid regions. Soil erosion by wind is common in arid. Arid means desert region है तो wind ही तो होगी because arid areas do not support vegetation and since there are no roots to hold the soil together. कोई roots नहीं है. There are no roots to hold the bind करता कौन है? Soil को कौन bind करता है? Roots करते हैं तो roots ही नहीं है जो hold करेंगी. The wind can carry away the loose soil easily. The wind speed is high here due to absence of obstruction. कोई वेजिटेशन नहीं है जो उसको रोक लेगी तो इसीलिए विंड सबसे बड़ा इरोजन एजेंट है. नेक्स्ट इज एल्यूवियल सॉइल डिफर्स इन टेक्सचर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 2016. Alluvial soil is coarse in the upper valley of rivers because the eroded matter is carried away by the fast flowing river. हमें पता है कि alluvial soil कहाँ से होती है तो ऊपर से जब नदियां नीचे आएंगी इरोजन पावर से फास्ट फ्लोइंग रिवर के साथ वो आगे चली जाएंगी. बट इन द लोअर कोर्स नीचे आने पर द रिवर रिड्यूसेस इट्स स्पीड and the soil particles become finer due to attrition or because the load itself get eroded. आप यही वर्ड लिखिए बिकॉज वो हेवी पार्टिकल्स कैरी करके लाए हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू कैरी देम ऑल वे सो इसीलिए वो वहां पर ही उनको छोड़ देंगी. लोड इट सेल्फ गेट इरोडेड तो वो लोड उनसे अलग हो जाएगा. तो फाइनर है, पार्टिकल्स बिकम फाइनर हो गए, ऊपर से नीचे आते तक छोटे हो गए हैं. नेक्स्ट इज खादार इज मोर फर्टाइल देन भांगर. अगेन फ्रॉम 2016 पेपर. खादार आपको पता है न्यू एल्यूवियम होती है. Khadar is a new alluvium which keeps getting replenished by the river, bringing down more eroded material. जब रिवर इरोड होके मटेरियल लाएगी जो नया मटेरियल होगा वहां पर डिपॉजिट हो जाएगा इसीलिए वो रेप्लेनिश हो जाएगा. और बंगार जो होता है वो ओल्डर एल्यूवियम होता है तो वो इतना अच्छा नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूवियल सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल. एल्यूवियल सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल as it is loamy, rich in potash and lime, renewed annually and retains moisture. As it contains minerals like iron, potash, lime, has sufficient depth, is renewed annually, it is transported soil which brings along lots of minerals. क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होकर आई है ऊपर से माउंटेन से जितने भी अच्छे मिनरल्स हैं वो लेकर आई है और नीचे लाके डिपॉजिट करेगी. नेक्स्ट इज रिफोरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड एक्सटेंसिवली. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफोरेस्टेशन? कि हम दोबारा से पेड़ लगा रहे हैं. रिफोरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड एक्सटेंसिवली एज ट्रीज चेक सॉइल इरोजन. सॉइल को बहने से ट्रीज की रूट्स ही रोक सकती हैं. बाइंड द सॉइल टुगेदर, हेल्प मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, check global warming, reduce severity of drought, recharge groundwater, provide a habitat for wildlife, cause rainfall and moderate temperature. तो जितने भी आपको यूजेस पता है वो सब हम लिख सकते हैं एक फॉरेस्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है व्हाई ब्लैक सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल. Black soil is suitable for the growth of cotton because it is moisture retentive. Moisture को retain करती है. Has self-flowing qualities and is rich in lime, iron, potash, calcium, clay in nature.
ये सब पॉइंट्स में से आप जितना अच्छे से याद रख पाएंगे उतना अच्छा आप रीजन वहां प्रेजेंट कर पाएंगे। ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन बहुत ही प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। क्यों हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, व्हाट इज द कंजर्वेशन नीड? तो इसमें आएगा सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स विच मस्ट बी कंजर्व्ड। है तो नेचुरल है, कंजर्व करना चाहिए या इरोड होना देना चाहिए। और एल्स द लैंड बिकम बैरन एंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। फूड क्रॉप्स विल हैव टू बी इम्पोर्टेड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विल सफर। कहाँ से लाएंगे फिर हम इतने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हमारे देश में ऑलरेडी खुद होते हैं? तो हमारी सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सफर करेंगी। सम काइंड ऑफ सॉइल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। इट टेक्स वेरी लॉन्ग फॉर एन इंच ऑफ द टॉप सॉइल टू बी फॉर्म्ड। ये सारा आपको मार्किंग स्कीम जो मैं बता रही हूँ ये बोर्ड के साथ, काउंसिल के साथ जो आंसर्स दिए गए आते हैं वहां से मैंने लिए हैं। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अच्छी नहीं है खेती के लिए। लेटेराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एज इट इज लीच हो जाती है, मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, एंड थस एसिडिक। इट इज ऑल्सो पुअर इन नाइट्रोजन, ह्यूमस, लाइम, पोटैश एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर। Now next is red soil is red in color because it is rich in iron oxide. इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। इसमें थोड़ा सा हम और भी ऐड कर सकते हैं। हम जब बोल रहे हैं रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज हमने एक आयरन ऑक्साइड बोल दिया, बिकॉज इट कंटेन्स a great proportion of iron oxide. At several places its color has slight change and appears brown to gray. Next is why black soil is black in color. Black in color due to the high percentage of iron content and it contains black crystalline metamorphic rocks. अगर आप इसमें और अच्छे से याद रख सकते हैं तो SCHISTS होता है और जेनेसिस होता है जो मेटामॉर्फिक टाइप की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। अगर चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why black soil needs to be tilled after the first rain? When wet, the soil becomes sticky and difficult to work with. So the soil needs to be tilled after the first rain. इसकी टिलिंग नेसेसरी हो जाती है। एक और क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से ही रिलेटेड, why it is a residual soil? Black soil is formed by weathering of volcanic or you can say basalt rock formed by Deccan lava. ये तो आपको पता है ना, डक्कन प्लेट्यू में सबसे ज्यादा होती है, तो डक्कन लावा। That is, this soil remains at the place of its origin. That is why it is called a residual soil. क्योंकि जो बाकी होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ब्लैक सॉइल जहां बन रही है वो वहीं की वहीं रह रही है। आपने इन सीतू और एक्स सीतू पढ़ा हुआ है, उससे भी इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। बट ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन में वॉल्केनिक रॉक या बेसाल्ट रॉक का आना और डक्कन लावा, ये वर्ड्स आपके की वर्ड्स रहेंगे। Next is red soil is generally infertile. Red soil is formed by weathering of crystalline and metamorphic rocks, and reasons for infertility are deficient in nitrogen, humus, and next is porous and friable. तो इस वजह से भी हमारी ये soil ज़्यादा काम में नहीं आ पाती है। Now coming to next chapter, which is natural vegetation. And the first reason is with reference to littoral forest, answer the question. Why do the trees in this forest grow aerial roots? Littoral forest यानी कि tidal यानी mangrove, तो इसमें aerial roots वाले plants क्यों grow होते हैं? Trees in the littoral forest grow aerial roots as these trees grow in swampy areas. Thus, these roots help the plant to survive in the shifting mud of the coastal region which is affected by tides. क्योंकि टाइडल रीजन में है, उस रीजन में सरवाइव करने के लिए शिफ्टिंग मड के साथ कभी रूट्स बाहर आ जाएंगी, जब हाई टाइड होगी तो डिप हो जाएंगी, जब लो टाइड आएगी तो रूट्स बाहर निकल आएंगी। और ये कहाँ होता है आपको पता चल गया होगा, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों है, ये भी रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्रीज जो वहां पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट इज हाउ डू फॉरेस्ट हैव ए फेवरेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। Answer is forests transmit moisture into the air by means of transpiration and induce precipitation. Forests turn carbon dioxide into oxygen and thus help to purify the air we breathe. बाकी भी इसके अलावा जो भी आपको पता है कि वो किस तरह से क्या क्या कंट्रोल करते हैं वो सब भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीज इन मॉनसून deciduous forest shed their leaves for about 6 to 8 weeks during March and April. क्यों वो शेड करते हैं अपने लीव्स को? Lack of sufficient moisture for leaves to withstand dry weather conditions, or to conserve moisture, or you can also write to reduce loss of water through transpiration, or to have less surface area. Subsoil water is not enough for trees to retain leaf cover and to survive heat and drought conditions during autumn, spring and early summer. Monsoon deciduous forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks. इसमें आप कोई दो पॉइंट्स ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको शॉर्ट में बताए हैं। लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस करते हैं, मॉइस्चर को कंजर्व करते हैं, लेस सरफेस एरिया उनका बाहर आता है, सब सॉइल वाटर सफिशिएंट नहीं होता है, ट्रांसपिरेशन को से होने वाले वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बेल्ट इज कमर्शियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट। The tropical deciduous forests are commercially more useful than other type of forests. Since कौन-कौन सी trees हैं वहाँ पर? Teak, sal, शीशम etc. provide valuable timber for various purposes like construction and furniture, and many forest products like rubber, lag, gum, herbs, medicinal plants, fruits etc. जितने भी आपने इसके बारे में प्लांट्स पढ़े हैं, उन प्लांट्स के जो यूजेस पढ़े हैं ट्रीज के, वो सारे के सारे आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने कमर्शियली वायबल, तो कमर्शियली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस हैं, हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उन्हीं की वजह से मिलती है, इसीलिए हमने उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा दे अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड थस कैन बी एक्सप्लॉइटेड इजीली। एक बात इसकी ये भी है कि हम इनको इजीली एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। दे आर इजीली असेसेबल सिंस दे आर नॉट वेरी डेंस, क्योंकि एवरग्रीन में या हम लिटोरल की बात करेंगे इतना हम उनके अंदर कहाँ जाते हैं, लेकिन इनके अंदर हम जा सकते हैं। तो दे आर इजीली असेसेबल सिंस दे आर नॉट वेरी डेंस, दिस इज अनदर पॉइंट। एंड वन मोर पॉइंट इज दे अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड thus कैन बी एक्सप्लॉइटेड इजीली। आराम से हम जाकर इनको निकाल सकते हैं, इनमें से जो भी हमने लेना है प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। आपने पढ़ा था क्लाइमेट वाली वीडियो, मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था कि वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, इंडिया की सेकेंड नंबर की बारिश वहां पर होती है, और वहीं पर हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ग्रो ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट ड्यू टू वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। नीचे है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में है, तो टेम्परेचर अच्छा रहेगा, ठंड नहीं होगी, एंड हैवी रेनफॉल ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर्स एक्सपीरियंस्ड इन दीज रीजन्स। किसी भी जगह पर फॉरेस्ट का होना, टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों पैरामीटर्स को आपने कंसिडर करना है। तो टेम्परेचर नियर अबाउट 27 और रेनफॉल नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव थ्रू टाइडल फॉरेस्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव थ्रू टाइडल फॉरेस्ट एज दे आर वेरी डेंस हैं, एंड डार्क, डैम्प हैं, स्वैम्पी हैं, एंड वाटर लॉग्ड है। हर टाइम वहां पर एक स्वैम्पी यानी कि हम मॉइस्चर कहेंगे कि बहुत ज्यादा रहेगा नीचे, मतलब दलदल टाइप एरिया रहेगा। द डेंस नेटवर्क ऑफ स्टिल्ट रूट्स एंड निमेटोफोर्स मेक्स मूविंग थ्रू दिस फॉरेस्ट क्यूबरसम। हम इनके अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो भी स्टिल्टेड रूट्स वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनका एरिया ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी इन फॉरेस्ट के अंदर तक जाना मुश्किल है। Next is give reason to explain as to why we need to conserve our forest resources.
किसी भी नेचुरल रिसोर्स का कंजर्व होना मीन्स उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है आपने। फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, उसमें से जो आपको पॉइंट्स चूज करने हैं आप कर सकते हैं। फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व बिकॉज दे हैव अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट और टेम्परेचर एंड रेन, help in soil conservation, flood control measure, maintain the ecological balance, habitat of wildlife, provide forest products, places of tourist interest, became a source of humus, check extension of sand dune. आगे सैंड ड्यून को आगे नहीं जाने देगा, अगर फॉरेस्ट होंगे तो फिर वो डेजर्ट एरिया आगे नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट इज प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। आप जो लिख सकते हैं इसमें से, जो याद रख सकते हैं उस टाइम आपके माइंड में आएगा वो आप लिख सकते हैं। मेन इकोलॉजिकल बैलेंस और एनवायरनमेंट और ट्रांसपिरेशन, ये कीवर्ड्स अपने याद रखने हैं आपने। Next is explain as to why the tropical evergreen forests are difficult to exploit for commercial purpose. हम हर एक फॉरेस्ट के लिए देख रहे हैं, डेसिडुअस में जाना एक्सप्लॉइट करना इजी था, टाइडल में इजी नहीं था, अब एवरग्रीन में भी इजी नहीं है, तभी तो हम उनको पूरा नहीं एक्सप्लॉइट कर पाए आज तक। क्यों है? थिक अंडरग्रोथ यानी कि इनएसेसेबल, कैनोपी है ऊपर वाली, उसके नीचे और है, उसके नीचे और है, उसके नीचे और है, कैसे जाएंगे? इट मीन्स इनएसेसेबल है। ट्रीज आर फाउंड इन मिक्स्ड स्ट्रैंड में है, हैवी रेनफॉल है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स नहीं है, हार्डवुड है, डिफिकल्ट टू कट जिसको काटना मुश्किल है, डार्क एंड डेंस है, मार्शी एरिया है, वेरी टॉल ट्रीज हैं, वाटर लॉगिंग है। एनी 2 पॉइंट्स मैं आपका शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और मैं ब्रीफली आपके साथ ये पोर्शन सिर्फ कवर कर दूं। अभी तक आप चैप्टर्स अच्छे से कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनिफेरस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। ऊपर से ऐसे कोनिकल शेप आती है जो आप देखते हो, अगर हम बिल्कुल हाइट पे चले जाते हैं तो हमें कोन्स मिलते हैं वहां पे। दे अडॉप्टेड टू विथस्टैंड हेवी स्नोफॉल्स एंड शेड स्नो इजीली। क्या होगा हाइट पे? माउंटेन की हाइट पे क्या होगा? स्नोफॉल होगा और स्नो जो है वो शेड हो जाएगी इजीली विदाउट ब्लीकिंग लिम्स एंड सम ऑफ देम ऑल्सो हैव वेरी थिक बार्क टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर। तो इसका एक और प्लस पॉइंट हमें दिया है, स्नोफॉल वाला पॉइंट तो आपको पता है, विदाउट ब्लीकिंग लिम्स वो शेड कर जाएगी स्नो आराम से इजीली, एंड सम ऑफ देम आल्सो हैव वेरी थिक बार्क टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फायर। नेक्स्ट इज forests are called handmaids of agriculture. Hand, M-A-I-D-S, maids of agriculture. This is one more important question. Forests are useful in agriculture both directly and indirectly. वैसे तो हमें फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेस पता हैं, बट यहाँ उसने पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के साथ पूछा है। डायरेक्टली दे सप्लाई वुड फॉर मेकिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स, indirectly they help in keeping the climate humid and create favorable conditions for rain. They are helpful in checking floods and preventing soil erosion. That is why forests are called handmaids of agriculture. मतलब किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। Next question is, we find very little vegetation in the Indo-Gangetic plain. Why? The Indo-Gangetic plain is a very fertile plain. आपको पता है सारा ह्यूमस एरिया है ये। Therefore, most of the plain has been cleared for farming. हमने cultivation कर दी है। Secondly, Indo-Gangetic plain is vast plain with different amount of rainfall decreasing from east to west. जैसा मैंने क्लाइमेट वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, तो रेनफॉल धीरे धीरे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट बंगाल से हम इधर आएंगे बिहार की तरफ, फिर यूपी की तरफ, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए हर जगह पर हमारे को वेजिटेशन की जो टाइप है वो थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगी। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स। नॉर्मली हम पढ़ते थे कि डिक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट कवर, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन रिसेंट टाइम में बढ़ रहे हैं जंगल, तो एक्सप्लेन या गिव रीजन। तो कैसे देंगे? देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ड्यू टू प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव अंडर विच ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लांट ट्रीज। या आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी हम करते हैं, तो ये तरह से वन महोत्सव की वजह से भी ट्रीज इंक्रीज हो रहे हैं। सेकेंड इज ड्यू टू एफोरेस्टेशन स्कीम
in which trees are planted in राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कच्छ रीजन, जहां पर कम है वहां पर भी हमने ट्री प्लांटेशन यानी कि एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं. ड्यू टू री-एफोरेस्टेशन scheme in which 2 saplings are planted for every tree that is cut. अगर हमने एक ट्री काटा है हम 2 saplings लगाएंगे. क्या है ये? री-एफोरेस्टेशन प्रोग्राम या स्कीम. तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं. With this I conclude my today's video. I cannot say कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, बट मैंने आपके साथ मेन क्वेश्चंस कवर किए हैं. मोरओवर चैप्टर में जो आपने उन ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका टेम्परेचर, रेनफॉल, कौन से ट्रीज हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ लिया है, तो रीजन ऑब्वियसली आप आराम से आंसर कर पाएंगे. और उन्हीं में से आपने पॉइंट्स लेने हैं, हिंट तो उन्हीं के अंदर छिपी हुई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. And don't forget to press the bell icon. Thank you.